80 के दशक में एक साधारण से परिवार में जन्मा एक छोटा सा बालक जो हाल ही में युवा अवस्था में कदम रखता है और कदम रखते ही महज 19 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े संगठन की सदस्यता ग्रहण करता है। फिर वो लड़का कई सालों तक संगठन में निस्वार्थ काम करता है। इसी दौरान वो पढ़ाई भी पूरी करता है और पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री भी हासिल करता है। मिट्टी और छप्पर से बने एक स्कूल में पढ़ाई करने से शुरू हुए इस सफर के बाद कई सालों तक संगठन के लिए जमीन पर काम करने वाला वो लड़का कई बार एक आंदोलन के दौरान जेल भी गया, लेकिन पार्टी और संगठन के प्रति गहरी निष्ठा के कारण एक दिन कई दिग्गजों को पछाड़कर पहले विधायक, फिर मंत्री और फिर एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री भी बनता है। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वो एक रहस्य बन गया, जिसका जवाब आज भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि दिल्ली जाकर पूछो। वो युवक उस दौर में विधायक का चुनाव जीता है जब उनकी पूरी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई थी। आज बात उस शख्स की जिनको ग्रामीण परंपराओं में रचे बसे व्यक्ति के तौर पर माना जाता है। ये लड़का कोई और नहीं, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कहानी है। आज के वीडियो में बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े हर उस पहलू की, साथ ही उनके मुख्यमंत्री रहते हुए लिए कुछ अच्छे बुरे फैसलों की। वीडियो में बात उनके साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने की और फिर अचानक पद से हटाए जाने वाले किस्से की। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म 20 दिसंबर 1960 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक गांव खैरासैंण में हुआ था। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता प्रताप सिंह रावत गढ़वाल राइफल्स में थे और उन्होंने अपने गांव में मिट्टी और गारे से बने एक स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ाई के मध्यम दर्जे के होने के बावजूद त्रिवेंद्र को शुरू से ही सामाजिक राजनीतिक मामलों में बहुत रुचि थी और केवल 19 वर्ष की उम्र में ही संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। साल 1979 में महज 19 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस से जुड़े और यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा भी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में काम करने का संकल्प लिया और वर्ष 1981 में वह संघ प्रचारक बने और उन्हें उत्तराखंड के लैंसडाउन में आरएसएस के तहसील प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1983 में वह श्रीनगर उत्तराखंड में आरएसएस के तहसील प्रचारक बने। वर्ष 1985 में उन्हें देहरादून उत्तराखंड में आरएसएस के नगर प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1989 में त्रिवेंद्र रावत उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रदेव के संपादक रहे। बस इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। इसके बाद 1993 में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बने। इस दौरान वो पार्टी में अहम भूमिका में रहे। इसके बाद 1997 में त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री बने। वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के साथ काम किया और साथ ही पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया, जिसके चलते रावत को कई बार जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार सन 2000 में इस पहाड़ी क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिलने के बाद रावत को राज्य कैडर का भाजपा अध्यक्ष बनाया गया। साल 2002 में दोबारा भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में डोईवाला से जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। प्रदेश में बनी नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दल के तौर पर भाजपा द्वारा किए गए आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भी रावत ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। देहरादून हरिद्वार और देहरादून ऋषिकेश के बीच डोईवाला बैरिकेडिंग से गुजरने वाले वाहनों से अवैध चुंगी वसूले जाने का भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर विरोध किया और अपने समर्थकों के साथ वहां धावा बोलते हुए बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका था। रावत की इस मुहिम को भारी जन समर्थन के साथ अपार सराहना भी मिली, चूंकि बात जनता के मुद्दों की थी।
लिहाजा सराहना करने वालों में कुछ विपक्षी नेता भी रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस मुहिम को उनके वर्ष 2007 में डोईवाला से दोबारा जीतने की एक प्रमुख वजह माना जाता है। रावत ने 14,127 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी के नेतृत्व में बनी सरकार में रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्हें कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, लघु सिंचाई तथा आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया। कृषि मंत्रालय में उन्होंने कई सुधार किए, जिनमें प्रमुख रूप से कृषि उत्पादन और विपणन कानून बनाया जाना शामिल है। वर्ष 2009 में खंडूड़ी के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए गए रमेश पोखरियाल निशंक के मंत्रिमंडल में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कृषि और कृषि विपणन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वर्ष 2012 में उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदल लिया और रायपुर से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों बहुत कम अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा। उनके संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर उन्हें 2013 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। उनके कार्य से प्रभावित होकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा बढ़ गया। एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता उनके कौशल की परीक्षा झारखंड में हुई, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और पार्टी प्रभारी के रूप में 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत दिलाई। माना जाता है कि अक्टूबर 2014 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और इस दौरान उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड 73 सीटें भाजपा के पक्ष में गई। उत्तराखंड में साल 2017 में रावत ने तीसरी बार डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से 24,869 मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की। भाजपा ने प्रदेश में 70 सीट में से 57 सीट जीतकर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी के विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इस तरह से उन्होंने प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जमीनी स्तर का नेता माना जाता है। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दशकों तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। रावत साल 2014 के बाद से ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीब आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के भी वो बेहद करीबी रहे हैं। अंदर खाने ये भी कहा जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री के लिए नाम भी अमित शाह और कोश्यारी ने ही आगे बढ़ाया था। देहरादून शहर के एक आरएसएस प्रचारक भाजपा और आरएसएस के प्रति गहरी निष्ठा के कारण वो सतपाल महाराज, निशंक जैसे प्रतिद्वंदी दिग्गजों को पछाड़कर मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब हो पाए। बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों में मंत्री रह चुके रावत के पास काफी प्रशासनिक अनुभव भी था, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने कई फैसले लिए। इनमें से कई जनभावनाओं को देखते हुए लिए गए फैसले भी शामिल हैं। उनके कई फैसलों पर विवाद भी खूब हुआ। उनके कई फैसले उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बदले भी गए, लेकिन जिस भी मुख्यमंत्री ने उनके फैसलों को पलटा, वो मीडिया के सवालों पर कभी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि फैसला आखिर क्यों पलटा गया। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी अभी तक स्थायी राजधानी नहीं है। राज्य की मांग के साथ ही पहाड़ में राजधानी बनाने की मांग उठी थी। वो जगह थी गैरसैंण। राज्य तो अलग बन गया, पर हमारे नेता गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बड़ा बजट का हिस्सा गैरसैंण के लिए घोषित किया। साथ ही जनभावनाओं को देखते हुए गैरसैंण को भी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का जोखिम उठाया। जोखिम इसलिए क्योंकि इससे पहले के कोई भी मुख्यमंत्री गैरसैंण को लेकर कोई फैसला लेने में हिचकते रहे थे। गैरसैंण में विधानसभा तो पहले बन गई थी, यहाँ पर सत्र भी आयोजित हुए, लेकिन राजधानी घोषित करने का जोखिम कोई नहीं उठा सका। त्रिवेंद्र ने यह जोखिम उठाया तो उनके फैसले की काफी तारीफ हुई। चूंकि गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर कई आंदोलन इस प्रदेश में होते रहे हैं, ऐसे में यह स्थायी राजधानी बनाए जाने की तरफ एक कदम था।
गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के अगले ही साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को नई कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा भी की। गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों को रखा गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की दूरी को कम करना। लेकिन कहा जाता है कि उनका यह फैसला उनकी ही सरकार के कई नेताओं को पसंद नहीं आया। इस फैसले का मिला जुला रूप देखने को मिला। जहां कुछ लोगों ने इसे पहाड़ के विकास के लिए अच्छा कदम बताया, तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान इन्वेस्टर से समिट भी आयोजित किया गया, जिनमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU पर भी हस्ताक्षर हुए, लेकिन उन पर 40% काम ही हो पाया। काम पूरा होता उससे पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटा दिया गया। उत्तराखंड की रावत सरकार ने एक अन्य निर्णय में अपने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश लाया गया था। इसके तहत रावत सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करना था, खासकर उन महिलाओं को जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि पर निर्भर थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही कोविड जैसी महामारी देश में आई, जिसमें कई मुश्किलें उनकी सरकार के समक्ष थी। कोरोना संकट से देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड को सिर्फ 2 महीने में करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 2 महीने में 1.5 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। कोरोना काल में किसी भी आदमी को पैसे या खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए पेंशन धारकों को 3 महीने की एडवांस पेंशन दी गई। राशन कार्ड धारकों को 20 किलो अतिरिक्त अनाज दिया गया। बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में ही रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। राज्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता है। कोरोना ने इसको पूरी तरह बंद कर दिया, जिसके बाद रावत सरकार ने राज्य में पर्यटन को फिर से जिंदा करने के लिए उत्तराखंड में होम स्टे योजना, जो आज इस प्रदेश के स्वरोजगार में सबसे बड़ा योगदान दे रही है, उसको शुरू किया, ताकि जो बेरोजगार हुए हैं कोरोना की वजह से उनको कुछ मदद मिल सके। इसी को लेकर प्रदेश में बड़ी संख्या में होम स्टे तैयार किए गए। इन फैसलों से अलग कुछ फैसले त्रिवेंद्र सरकार के ऐसे रहे जिन पर प्रदेश की राजनीति भी खूब गरमाई रही। इनमें एक सबसे बड़ा फैसला गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने और दूसरा सबसे बड़ा और अहम फैसला देवस्थानम बोर्ड रहा। इन फैसलों का प्रदेश में कहीं विरोध हुआ तो कहीं समर्थन हुआ। देवस्थानम बोर्ड पर जहां पुरोहित समाज ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, तो कई आम लोगों से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको एक बड़ा फैसला बताया था। दरअसल उत्तराखंड में बढ़ रही यात्रियों की संख्या और क्षेत्र को पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 धाम और मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। सरकार का मानना था कि सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का काम बेहतर तरीके से करेगा। इसी के मद्देनजर सरकार ने साल 2019 में उत्तराखंड के मंदिरों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बनाने का फैसला किया। इसके दायरे में 4 धाम यानी मुख्य रूप से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व इनसे जुड़े 43 मंदिरों समेत कुल 51 मंदिर शामिल किए गए। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र सरकार ने कैबिनेट से उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 बोर्ड को मंजूरी दी। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 बोर्ड को 14 जनवरी 2020 को राजभवन से मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलते ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर कुछ पुरोहित इसके विरोध में उतर गए और 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक तरफ पुरोहित समाज इसका विरोध कर रहा था, तो एक बड़ा तबका इसको अच्छा फैसला भी बता रहा था।
इसका समर्थन करने वालों और सरकार का तर्क था कि राज्य सरकार का लक्ष्य 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ साथ 43 अन्य संबंध मंदिरों को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाना था। आंध्र प्रदेश सरकार के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड और जम्मू और कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 की तरह ही इस बोर्ड को भी काम करना था। समर्थन करने वाले लोगों का मानना था कि इससे मंदिरों का पैसा सीधे तौर पर सरकार के पास जाएगा। उससे सरकार आसानी से इन मंदिरों के रखरखाव का काम कर सकेगी, जैसा कि तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी में किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से इसके लाए जाने की बात राज्य सरकार की ओर से कही गई। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इस लक्ष्य के साथ इसका गठन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो आपको बता दें कि दिक्कत मंदिरों के पुराने मालिक यानी समितियों को आई, जिनका इस एक्ट के माध्यम से मंदिर पर चढ़ावे का हक समाप्त हो गया। मंदिर का पक्ष था कि ये सभी विकास कार्य जो सरकार करने की बात कह रही है वह समितियां भी करती थी, बस इसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश थी जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। बस यही विरोध धीरे धीरे तेज हुआ और कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी, जिससे सरकार पर दबाव भी बनने लगा था। कई दौर की बातचीत भी हुई और आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को उन्हीं के पार्टी के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वापस ले लिया। तीरथ सिंह रावत को भी हटाया गया और नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान मिली, पर उन्होंने भी देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर अपनी ना की मोहर ही लगाई। मीडिया ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस विषय में पूछा तो देवस्थानम पर अपने फैसले को सही बताने पर वो कायम ही रहे और आज भी हैं। त्रिवेंद्र कार्यकाल को जब 4 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे, तभी अचानक आलाकमान उनको दिल्ली बुलाता है। त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली से वापस देहरादून आते हैं और अचानक राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देते हैं। इस्तीफा देने की कई वजह मानी गई। पहला कारण, जिसमें बजट के दौरान उन्होंने गैरसैंण को कमीशन रेट बनाए जाने की घोषणा की, इसके बाद से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। नई कमिश्नरी में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया था। नई कमिश्नरी में अल्मोड़ा और बागेश्वर को कुमाऊं से काट कर मिलाया गया था, वहीं गढ़वाल से चमोली और रुद्रप्रयाग को मिलाया गया था। इस फैसले से कुमाऊं और गढ़वाल के नेता नाराज हो गए, खासकर कुमाऊं के, क्योंकि अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी और कुमाऊं का दिल भी कहा जाता है। वहीं एक बात यह भी है कि गैरसैंण अभी तक सिर्फ एक तहसील थी, जिसे जिला ना बनाकर सीधे कमीशन रेट बना दिया गया, पर इसका एक दूसरा कारण भी माना जाता रहा है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह फैसला लिया था, तब पूरी कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगाई थी, अपनी सहमति भी दी थी, पर बाद में इसकी शिकायतें शुरू हो गई। इसको लेकर आज भी चर्चा का बाजार गर्म है कि त्रिवेंद्र के खिलाफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके खिलाफ ही षड्यंत्र करने में शामिल थे, जिन्हें जब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत पहचान पाते तब तक देर हो चुकी थी। ठीक वही लॉबी उनके देवस्थानम बोर्ड के फैसले में भी त्रिवेंद्र के विरुद्ध काम कर रही प्रतीत हो रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया, इसका पुख्ता कारण आज भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता। शुरुआती समय में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यही कहते रहे कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यह सवाल आपको पार्टी आलाकमान से पूछना होगा, मतलब उनको भी हाईकमान ने स्पष्ट नहीं बताया। हालांकि इस्तीफे के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने पार्टी का शुक्रिया कहा। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 वर्षों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 7-8 परिवार वाले एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ। मेरे पिता एक पूर्व सैनिक थे।
बीजेपी में ही ये संभव था कि एक छोटे से गांव के अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। वैसे इस कहानी में एक मिथक भी जुड़ा है। दरअसल ये मिथक उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों से जुड़ा है। एक मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल सरकार नहीं चला पाया, और 5 साल पूरा ना कर पाने के पीछे भी एक दूसरा मिथक जुड़ा हुआ है, और वो है मुख्यमंत्री आवास। कहा जाता है कि इस आवास में जो भी मुख्यमंत्री रहा वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस आवास के शुरुआत में ही भुवन चंद खंडूड़ी अपना चुनाव ही नहीं जीत पाए। भाजपा के खराब हालात के बाद भी माना जाता है कि खंडूड़ी है जरूरी का नारा ऐसा था जिसने उत्तराखंडियों के दिल में जगह बना ली थी। बावजूद इसके खंडूड़ी सत्ता के करीब पहुंचे पर खुद का चुनाव हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा की सत्ता बीच में गई। वहीं हरीश रावत ने तो इस घर की तरफ देखा तक नहीं, पर कई कार्यक्रम इस आवास में किए। तीरथ सिंह रावत ने भी इस आवास को ऑफिस के तौर पर ही इस्तेमाल किया और कुछ ही महीनों में चले गए। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाजपा जबरदस्त संख्या बल के साथ सरकार में तो आई, पर यहां भी खुद मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए। खैर, भाजपा आलाकमान ने हारने के बावजूद मौका दिया और अब फिलहाल धामी अभी इसी आवास में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कहानी में फिर हाजिर होंगे किसी और नेता के किस्से लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।